हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 8वां वीडियो है। और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे SN1 व SN2 क्रिया विधियों में अंतर या विभेद। तो सबसे पहले हम SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में अंतर देखेंगे। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे इथाइल ब्रोमाइड, या आप इसे कह सकते हो एथिल ब्रोमाइड, और इसका अणु सूत्र होता है C2H5Br। तो बेटे एथिल ब्रोमाइड में हम बनाने की विधि देखेंगे और गुण और उसके उपयोग, इन सभी बातों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हम सबसे पहले बात करेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के अंतर के बारे में। ठीक है बेटे, पर इससे पहले एक बात का आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने SN1 अभिक्रिया को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है? क्या आपने SN2 अभिक्रिया को भी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है? यदि आपने SN1 और SN2 इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है बेटे, और यदि आपने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो बेटे ये क्वेश्चन आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है। तो इसलिए पहले इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटे SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के बीच के अंतर की, या इन दोनों के बीच में क्या विभेद होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये क्या है? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोनों में क्या अंतर होता है? सबसे पहला अंतर तो ये होता है बेटे, जो SN1 रिएक्शन होती है यह 2 पदों में पूर्ण होती है। 2 पदों में पूर्ण होती है। ये चीज सिखाई थी ना आपको। कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में। ठीक है, पहले पद में क्या हुआ था? RH आयनों में टूटा था, और दूसरे पद में क्या हुआ था कि RH के आयनों में टूटने के कारण जो आपको कार्बोकैटायन मिला था, उस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक हुआ था न्यूक्लियोफाइल का। और जबकि SN2 रिएक्शन की बात यदि हम करें, तो बेटे SN2 रिएक्शन में मैं लिखूंगा यह केवल एक पद में पूर्ण होती है। ये अंतर आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा यदि आपने इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ रखा है। ठीक है बेटे, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि यदि आणविकता की बात करें हम, यहाँ आणविकता की SN1 रिएक्शन की, तो बेटे इसकी आणविकता होती है 1। और बेटे आणविकता 1 होने के साथ साथ इसकी कोटि भी 1 ही होती है। कोटि भी कितनी होती है? 1। और यहाँ यदि बात करें हम, तो बेटे इसकी आणविकता SN2 रिएक्शन की आणविकता कितनी होती है? आणविकता 2 होती है, और बेटे कोटि भी कितनी होती है? 2। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में या अभिक्रिया की क्रिया विधि में पढ़ा है कि इस अभिक्रिया में जो वेग निर्धारक पद है SN1 रिएक्शन में, उसमें केवल एक अणु हिस्सा लेता है RH, जिसे आप सबस्ट्रेट कह सकते हो।
और वो आर एक्स की सांद्रता पर ही, उस आर एक्स की सांद्रता पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो आणविकता भी एक हुई, कोटि भी एक, इसीलिए इसके ऊपर लिखते हैं हम 1। जबकि SN2 रिएक्शन में जो सिंगल स्टेप है, एक पद में संपन्न होती है SN2 अभिक्रिया, और बेटे एक पद में हिस्सा लेते हैं दो अणु, एक तो RX और एक न्यूक्लियोफाइल। RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कोटि 2 है। और दो अणु अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए लिखा है आणविकता भी 2 है। और इसीलिए हम इन दोनों कारणों की वजह से ऊपर यहाँ 2 लिखते हैं, SN2 रिएक्शन के ऊपर 2 इसी वजह से लिखा जाता है। ठीक है बेटे। तीसरी बात समझो ध्यान से, यदि मैं अभिक्रिया की दर की बात करूं यहाँ, तो ये तो हो गया वेग स्थिरांक के। बेटे अभिक्रिया की दर यहाँ निर्भर करती है केवल RX की सांद्रता पर, यानी कि जिसे आप कह सकते हो क्रियाधार या फिर एल्काइल हैलाइड। तो अभिक्रिया की दर केवल RX यानी एल्काइल हैलाइड अर्थात क्रियाधार अर्थात सबस्ट्रेट केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। और यदि यहाँ करें बात हम SN2 में, तो बेटे अभिक्रिया की दर कह दो या वेग कह दो, एक ही बात होती है कि तो रेट कांस्टेंट है या वेग स्थिरांक है। यहाँ दर या वेग निर्भर करता है RX की सांद्रता पर और बेटे न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर, यानी कि यहाँ अभिक्रिया का वेग दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्रियाधार RX की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। दो अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसलिए हमने लिखा था इसकी कोटि 2 है। और यहाँ अभिक्रिया का वेग, वेग कह दो या दर कह दो बेटे, एक ही बात होती है। अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए हमने लिखा है कि इसकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है। अब SN1 रिएक्शन के लिए एक सवाल और पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन के लिए RX की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। RX की क्रियाशीलता, यदि हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो पूरा ही कर दो इस वाक्य को, क्रियाशीलता का क्रम। SN1 रिएक्शन के लिए RX की क्रियाशीलता का क्रम ऐसा होता है बेटे कि जो टर्सरी RX होते हैं वे सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, और इससे कम क्रियाशील होते हैं सेकेंडरी RX और फिर प्राइमरी RX और फिर CH3X। ठीक है बेटे, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है कि SN1 रिएक्शन के लिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं, क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड में कम से कम कार्बन परमाणु के पास 3 CH3 या C2H5 ग्रुप होंगे, और वे CH3 या C2H5 ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, जो उनके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें कार्बन की तरफ को धकेलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन परमाणु के ऊपर जो पहले से धन आवेश है वो धन आवेश थोड़ा घटेगा। और यदि आवेश को आप घटा देते हो, ध्यान से सुनो, यदि किसी आयन पर या किसी स्पीसीज पर या किसी परमाणु पर आवेश घटता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यदि आवेश को आप बढ़ाते जा रहे हो, आवेश वहां और ज्यादा खड़ा होता जा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो आयन है उसका स्थायित्व घट रहा है, वो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है उसमें जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वे एल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा घटा देते हैं, जिससे वो डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और SN1 रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि बनने वाला कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धन आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा उस आयन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे और उसका वेग भी उतना ही ज्यादा होगा और उसका जो है संभावना रिएक्शन में भाग लेने की उतनी ही ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब यदि दूसरी तरफ हम बात करें बेटे RX की क्रियाशीलता का क्रम नंबर 4,
SN2 रिएक्शन के लिए Rx की क्रियाशीलता का क्रम। यदि हम बात करें बेटे SN2 रिएक्शन के लिए, तो SN2 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता बेटे CH3X की होती है, उससे कम होती है प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, और सबसे कम क्रियाशीलता होती है टर्सरी Rx की या टर्सरी एल्काइल हैलाइड की। इसका कारण भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करा था आपके सामने। मैंने बताया था कि आपको पता है कि यदि SN2 रिएक्शन में बात करें, हम सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है। जो Rx के ऊपर उपस्थित X है, यानी कि पहले से उपस्थित जो हेलोजन परमाणु है, वो निकल भी नहीं पाता है और न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक कर देता है। जब फ्रंट साइड में जुड़ा हुआ X यानी हेलोजन निकल नहीं पा रहा है और उससे पहले ही अटैक कर देना है न्यूक्लियोफाइल को, नाभिक स्नेही को, तो नाभिक स्नेही फ्रंट साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता है। उसे अटैक कहां से करना पड़ेगा? बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को। और बैक साइड से अटैक करते समय वो यूं देखेगा कि वहां कितनी ज्यादा भीड़ है। यदि वहां भीड़ कम है, यानी कि त्रिविम विन्यासी बाधा कम है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक मार जाएगा। किसके ऊपर? यहां कार्बन के ऊपर। ठीक है बेटे, बैक साइड से अटैक बड़ी आसानी से कर देगा। और यदि बेटे बैक साइड से अटैक उसका बड़ी आसानी से हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वहां रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और स्पीड भी फास्ट होगी। तो यदि हम बात करें CH3 की, तो CH3 में कार्बन परमाणु के ऊपर केवल 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, और ये 3 हाइड्रोजन एटम ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप नहीं करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक मारता है तो उसके रास्ते में ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि CH3X यानी मिथाइल का हैलाइड SN2 रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। इसलिए SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता दिखाता है कौन सा एल्काइल हैलाइड? मिथाइल हैलाइड, क्योंकि कार्बन परमाणु के बैक साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। जबकि टर्सरी हैलाइड की बात करें तो कार्बन है, इधर तो हेलोजन जुड़ा होगा, इधर तो हेलोजन जुड़ा होगा। टर्सरी हैलाइड ऐसा होता है CH3, इसके ऊपर 3H, ये CH3 तो एक जुड़ गया, फिर एक CH3 और जुड़ गया, और फिर एक CH3 और जुड़ गया। तो बेटे मुझे यूं बताओ कि यदि यहां अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ जाए, यहां अटैक करने के लिए, तो कितनी ज्यादा भीड़ है बताओ? यहाँ दुनिया भर की तो भीड़ है, और जब दुनिया भर की भीड़ है तो न्यूक्लियोफाइल क्या इजीली अटैक कर जाएगा? पक्की बात है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा। इसलिए मैंने लिखा है टर्सरी एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। देखो सबसे कम यानी सबसे बाद में लिखा है। क्यों होती है? SN2 रिएक्शन में सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें सबसे ज्यादा होता है, यानी त्रिविम विन्यासी बाधा इसमें सबसे ज्यादा होती है। इन सारी बातों के बारे में बेटे मैंने आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है आपके साथ। यदि आप सभी वीडियोस को एक निश्चित क्रम में देखते हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और यदि आप सभी वीडियोस को निश्चित क्रम में नहीं देखते हो तो आपको समस्या आनी ही आनी है। हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है बेटे, शॉर्टकट कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप यदि किसी भी काम को करते हो और उसमें शॉर्टकट लेते हो तो समझ जाओ आप उस काम के प्रति ईमानदार नहीं हो। ईमानदार यदि होगे तो कभी भी शॉर्टकट नहीं लोगे, नहीं तो जिंदगी आपके साथ शॉर्टकट ले जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो है बहुत फास्ट समय है, ऐसा समय नहीं है कि इस जन्म में हमने कोई बुरे काम करे हैं तो अगले जन्म में हमें उनका नतीजा मिलेगा। इसी जन्म में मिलेगा और इसी साल मिलेगा, ये बात ध्यान रखना आपको। क्योंकि अब जो है समय बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, इसलिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। ठीक है बेटे, शॉर्टकट लेने की आदत बिल्कुल छोड़ दो आप। अब नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। नंबर 5 में यदि SN1 रिएक्शन की मैं बात करूं
तो बेटे SN1 रिएक्शन की एक खासियत ये होती है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल अग्र व पश्च, यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल अग्र व पश्च किसी भी दिशा से, किसी भी दिशा से आक्रमण, किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। बताओ ये चीज सिखाई थी नहीं? यदि आप SN1 रिएक्शन की बात करो तो SN1 रिएक्शन में जो नाभिक स्नेही है, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट है, उसके लिए फ्रंट साइड भी ओपन है और बैक साइड भी ओपन है। RX के किसकी? R पॉजिटिव की, यानी कि कार्बोकैटायन की। यदि उसे फ्रंट से अटैक करना है तो फ्रंट से कर सकता है, बैक से अटैक करना है तो बैक से कर सकता है। इसीलिए 50% तो आपको मिलता है D फॉर्म और 50% आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है L फॉर्म। और D फॉर्म और L फॉर्म के 50-50% मिक्सचर को हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, रेशमिक मिक्सचर या रेशमिक मिश्रण, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बेटे। ठीक है, ये बातें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ी सी मैंने आपको बता रखी हैं। नंबर 5 पे आ जाओ आप। यदि SN2 रिएक्शन के बारे में बात करें तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल केवल पश्च, यानी कि बैक साइड, केवल पश्च दिशा से आक्रमण करता है। अच्छा, यदि मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि मुझे यूं बताओ बेटे कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो केवल और केवल बैक साइड अटैक क्यों है, यानी कि पीछे से अटैक क्यों कर रहा हो? तो कुछ बच्चों के पास इसका जवाब है और कुछ के पास इसका जवाब है ही नहीं। कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी नींव कमजोर है, उन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखा है। तो बेटे किसी भी चीज को जब भी बार बार कहता हूं कि निश्चित क्रम में आप किसी भी यूनिट को पढ़ा करो, बीच में से बिल्कुल भी ना पढ़ा करो। कहीं से भी आप उठा लोगे किसी टॉपिक को तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और यदि आप एक डेफिनेट सीक्वेंस में शुरू से पढ़ते चले जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सबको समझ में आएगा। देखो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है केवल बैक साइड से ही अटैक क्यों करता है, फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं करता है? इसका रीजन पता क्या है बेटे? इसका रीजन ये है कि RX है, एल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर अटैक करने के लिए आया न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इंतजार कर रहा कि X कब छोड़ के भागेगा अपनी जगह, पर SN2 रिएक्शन में X यानी हेलोजन एटम अपनी जगह छोड़ के नहीं भागता है बहुत जल्दी। यदि वो अपनी जगह छोड़ के भाग जाता है तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से ही अटैक मार देता है। ये छोड़ के गया, R पॉजिटिव हमें मिला और इसने यहाँ अटैक कर दिया, जैसे SN1 रिएक्शन में होता है। पर जब हेलोजन छोड़ के नहीं गया तो न्यूक्लियोफाइल की मजबूरी है, उसे बैक साइड से ही अटैक मारना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ अटैक मार के जुड़ना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है। सवाल ये था कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक क्यों करता है, और जवाब ये है क्योंकि एल्काइल हैलाइड या आपका जो सबस्ट्रेट है उसका हेलोजन एटम अपने एल्काइल ग्रुप को छोड़कर नहीं भागता है, वो अपनी जगह खाली नहीं करता है, वो अपनी सीट खाली नहीं करता है। कौन? X, हेलोजन। इसलिए न्यूक्लियोफाइल के पास केवल और केवल एक ही रास्ता होता है कि वो सबस्ट्रेट के ऊपर या फिर क्रियाधार के ऊपर बैक साइड से अटैक कर दे, इसलिए वो बैक साइड से ही अटैक करता है बेटे। ठीक है। अच्छा, छठा अंतर देखो बेटे, बहुत बढ़िया है। छठा अंतर हम देखेंगे कि ध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ जाता है यदि आप किसी SN1 रिएक्शन को ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में चलाओगे तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा बेटे? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बताऊं? ध्रुवीय विलायक यदि होगा तो आपका जो RX है वो ज्यादा से ज्यादा आयनों में टूटेगा,
और ज्यादा से ज्यादा आयनों में टूटेगा तो R पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन अर्थात कार्बोधनायन ज्यादा मिलेंगे। और जितने कार्बोधनायन मिलेंगे उतना ही रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, फास्ट, क्योंकि उतने कार्बोधनायनों पर अटैक करना शुरू कर देगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। और यदि यहाँ बात करूं मैं इसकी SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में, मैं लिख दूं अध्रुवीय विलायकों में वेग अधिक होता है, वेग अधिक होता है। अब क्यों होता है ये भी बात स्पष्ट करूंगा कि अध्रुवीय विलायकों में SN2 रिएक्शन का स्पीड फास्ट क्यों होता है। इसका रीजन पता क्या है बेटे, इसका रीजन है कि SN2 रिएक्शन की खासियत यह है कि उसमें RH अर्थात एल्काइल हैलाइड को आयनों में नहीं टूटना है। यदि यहाँ विलायक ध्रुवीय होता फिर तो RH आयनों में टूट जाता, और यदि RH आयनों में टूट जाता तो हमें मिलते R पॉजिटिव आयन, और R पॉजिटिव आयन यदि हमें मिलते ना तो फिर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती, ना कि SN2 से। तो SN2 से रिएक्शन प्रोसीड करनी है तो RH को आयनों में टूटने से रोकना पड़ेगा, और RH को आयनों में टूटने से रोकने के लिए आपको अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में रिएक्शन को प्रोसीड कराना होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? बेटे इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि SN2 रिएक्शन को यदि आप फास्ट लेके चलना चाह रहे हो तो आपको विलायक लेना चाहिए अध्रुवीय, और SN1 रिएक्शन को यदि आप फास्ट लेके चलना चाह रहे हो तो आपको रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहिए ध्रुवीय विलायक में। जैसे जल में, जल सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है, जल से अच्छा कोई भी ध्रुवीय विलायक प्रकृति में नहीं है। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है बेटे। अच्छा एक बात और है, मान लो आपके पास सेकेंडरी RH है, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड है, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, यानी कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड पर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करानी है। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड तो ऐसा होता है कि वो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों रिएक्शन के क्रियाविधियों के तहत अभिक्रिया को अपनी दिखा सकता है, यानी कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन से भी प्रोसीड कर लेता है और SN2 रिएक्शन से भी प्रोसीड कर लेता है। अब यहाँ विलायक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बेटे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में। यदि आप ध्रुवीय विलायक में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ध्रुवीय विलायक में पक्की बात है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के तहत प्रोसीड करेगा। और यदि आपने एल्काइल हैलाइड का, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है और विलायक आपने ले लिया अध्रुवीय विलायक, तो इस बात का ठप्पा लग जाएगा कि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड करेगा। ये बातें जरा दिमाग में घुसाने वाली हैं बेटे, आपको इन बातों को बहुत गहराई से और गहनता से समझना पड़ेगा, और शॉर्टकट कभी भी नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस बात का। जो बच्चे शॉर्टकट लेते हैं ना बेटे, ये जो लाइफ है, ये जो जिंदगी है, वो उनके साथ शॉर्टकट ले लेती है। यदि आप अपनी जिंदगी के साथ शॉर्टकट लोगे तो आपकी लाइफ भी आपके साथ शॉर्टकट लेगी, यह बात पक्की है। इसलिए ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। देखो बेटे, यदि SN1 रिएक्शन की मैं बात करूं तो SN1 रिएक्शन दुर्बल क्षार द्वारा हो सकती है। दुर्बल क्षार द्वारा हो सकती है। SN1 रिएक्शन दुर्बल क्षार द्वारा आसानी से हो सकती है। और यदि SN2 रिएक्शन की बात करूं तो अभी मैं समझाऊंगा इस बात को, प्रबल क्षार द्वारा ही होती है। इसका कारण पता क्या है बेटे? इसका कारण यह है कि मान लो आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है और इसके ऊपर आप रिएक्शन करने जा रहे हो NaOH का, ठीक है भाई। NaOH क्या है? क्षार ही तो है।
तो आपको पता है कि इसे क्या होना है, सबसे पहले आयनों में टूटना है। आर एक्स ऐसे आयनों में टूट जाएगा, आर पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव। अब ये जो आर पॉजिटिव है इसके ऊपर अटैक करने के लिए कौन आएगा, ओ एच नेगेटिव, और ये बन जाएगा आर ओ एच। ठीक है, क्या बन जाएगा, आर ओ एच। ये मैंने SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा है यहाँ, SN1 रिएक्शन का किस तरीके से प्रोसीड होता है वो बताया है। तो मुझे एक बात तो बताओ बेटे, ये जो पहला स्टेप है, ये जो दूसरा स्टेप है, आपको पता है SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लिखा हुआ है यह 2 पदों में पूर्ण होती है। तो बेटे एक बात तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे यूं बताओ कि इन दोनों स्टेप में से कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कौन सा पद वेग निर्धारक पद है। तो आप एकदम बता दोगे जी फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब पहला पद ही वेग निर्धारक पद है। और मैं आपके ऊपर सवाल दे के मारूंगा कि बेटे आप किस आधार पर कह रहे हो कि पहला पद ही वेग निर्धारक पद है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपका आधार क्या है बेटे उत्तर का। तो आप कहोगे कि सर ये जो 2 स्टेप होते हैं इनमें पहला स्टेप तो होता है स्लो और दूसरा स्टेप होता है फास्ट। इसका मतलब यह है कि SN1 रिएक्शन एक जटिल अभिक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती है। यह रिएक्शन भले ही आपने एक लाइन में आप इसे लिख दो, पर रिएक्शन तो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, इसलिए जटिल अभिक्रिया है, इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और जटिल अभिक्रिया का वेग उस पद पर निर्भर करता है जिसका वेग कम होता है, सबसे कम होता है, मंदतम पद, स्लोएस्ट स्टेप। तो इन दोनों में से स्लो स्टेप पहले वाला है। जब पहले वाला स्टेप स्लो है इसका मतलब अभिक्रिया का वेग पहले पद पर निर्भर कर रहा है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे यूं बताओ बेटे पहले पद में हो क्या रहा है। पहले पद में आर एक्स आयनों में टूट रहा है, आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव आयनों में टूट रहा है, पक्की बात है, ठीक है। तो हमारा मेन आर पॉजिटिव है, तो आर पॉजिटिव तो बनेगा ही बनेगा, और उसके ऊपर किसे आगे जुड़ना है, ओ एच नेगेटिव को। तो वो ओ एच नेगेटिव चाहे वीक बेस का हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस का हो, दिमाग में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे पहले स्टेप से हमें आर पॉजिटिव मिल गया है जिसे आप कहते हो कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन या कार्बेन आयन। आर पॉजिटिव आपको मिल गया, इसके ऊपर अटैक कौन कर रहा, ओ एच नेगेटिव। अब वो ओ एच नेगेटिव चाहे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, चाहे यहाँ कोई आ जाए वीक बेस, वीक बेस भी थोड़े बहुते तो ओ एच नेगेटिव दे ही देगा, और ओ एच नेगेटिव देगा तो वे आर पॉजिटिव से जुड़ के प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि यदि आप SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां क्षार की प्रकृति पर कोई भी बात निर्भर नहीं करती है। प्रबल क्षार हो तो भी वो OH नेगेटिव आयन देगा, और दुर्बल क्षार है तो भी वो OH नेगेटिव आयन देगा। तो वो क्षार की प्रकृति चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, SN1 रिएक्शन के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमने लिखा है दुर्बल क्षार द्वारा हो सकती है रिएक्शन। और यदि यहाँ मैं बताऊं ना आपको SN2 रिएक्शन में, तो SN2 रिएक्शन में तो RX आयनों में टूटता ही नहीं है, RX के ऊपर जबरदस्ती अटैक करना है OH नेगेटिव को, माने न्यूक्लियोफाइल को। जब RX के ऊपर बैक साइड से जबरदस्ती अटैक करना है OH नेगेटिव को, तो वो OH नेगेटिव संख्या में ज्यादा चाहिए, यानी न्यूक्लियोफाइल की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और न्यूक्लियोफाइल तेजी से बनना चाहिए। तो OH नेगेटिव की संख्या ज्यादा कब होगी, OH नेगेटिव तेजी से कब बनेगा, जब आपका जो बेस है, जो क्षार है जिसमें से OH नेगेटिव प्राप्त होना है, वो क्षार स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। इसलिए लिखा है हमने प्रबल क्षार द्वारा ही होती हैं। मतलब आपको समझना चाहिए कि SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें RX आयनों में नहीं टूटता है। और बेटे जब RX आयनों में नहीं टूटता है तो आप इस बात को समझ सकते हो कि जो आपका OH नेगेटिव है, माने जो न्यूक्लियोफाइल है, उसे थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल को यदि मजबूत होना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल की संख्या भी बहुत ज्यादा चाहिए और न्यूक्लियोफाइल तेजी से बनना भी चाहिए। तो इसका मतलब OH नेगेटिव ज्यादा बनेगा, तेजी से केवल तब बनेगा जब आपका जो बेस है जैसे NaOH या KOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्रबल क्षार होगा। ठीक है बेटे, अब आ जाओ आप नंबर 8 पे।
नंबर 8 पे हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन से बेटे रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। आपको पता है ना रेशमिक मिश्रण? रेशमिक मिश्रण का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है उस प्रोडक्ट के 50% मॉलिक्यूल्स या फिर स्पीसीज या अणु तो हैं डी फॉर्म और 50% हैं एल फॉर्म। तो जब आधे तो हो डी फॉर्म और आधे अणु हो एल फॉर्म, तो डी फॉर्म और एल फॉर्म के आधे आधे मिश्रण को 50-50% मिक्सचर को हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर या रेशमिक मिश्रण। अब SN2 रिएक्शन में तो बेटे मैंने आपको सिखाया था, SN2 रिएक्शन में एक स्पेशल बात आपको बताई थी, वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिलोमन होता है। यानी कि डी फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है एल फॉर्म में और बेटे एल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डी फॉर्म में। नंबर 9, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बेटे कार्बोकैटायन को ही कहते हैं। आप कार्बोकैटायन कह दो, कार्बोनियम आयन कह दो, कार्ब धनायन कह दो, एक ही बात है। आर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं बेटे। कार्बोनियम आयन के पुनर्विन्यास से रीअरेंजमेंट, यानी कि जो कार्बोनियम आयन बनता है ना, उस कार्बोनियम आयन का क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है। कार्बोनियम आयन के पुनर्विन्यास से उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है। और इधर SN2 रिएक्शन में इसमें ऐसा नहीं होता है। यहां तो कार्बोनियम आयन बनता ही नहीं है, पहली बात तो ये बात है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको ये 9 पॉइंट याद रखने हैं। याद रखोगे ना ये 9 पॉइंट? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड, या आप कह सकते हो इथाइल ब्रोमाइड, या ब्रोमो इथेन भी कह सकते हो। और फार्मूला होता है C2H5Br। इसके बारे में अब हमें अध्ययन करना है बेटे। और सबसे पहले हम बात करेंगे बनाने की विधियों के बारे में, या आप लिख सकते हो निर्माण की विधियां। मेरे साथ साथ बेटे थोड़ा थोड़ा लिखा करो। निर्माण की विधियां, देखो निर्माण की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं कि बनाने की कौन कौन सी इसकी विधि है। सबसे पहले तो आप नंबर 1 डाल के मैं यहां लिख रहा, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में मान लो आपके पास कंसंट्रेट H2SO4 है एक बर्तन में, और इसकी क्रिया या इसकी उपस्थिति में आप एक काम कर सकते हो, C2H5OH इथाइल अल्कोहल की क्रिया, इथाइल अल्कोहल की क्रिया HBr से कराने पर, एक तो ये तरीका है। यदि आप कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल की क्रिया HBr से कराते हो तो आपको मिलता है बेटे C2H5Br। कैसे मिलता है देखो ध्यान से, इथाइल अल्कोहल है, ये लिख दिया मैंने C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है। नीचे आप लिख सकते हो इथाइल अल्कोहल, या आप लिख सकते हो इथेनॉल, इथेनॉल भी लिख सकते हो। इसका रिएक्शन जब आप HBr से कराओगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जब आप रिएक्शन कराओगे, किसकी उपस्थिति में बेटे? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, क्या होगा? यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H।
ठीक है, H2O निकल जाएगा। इस H2O को आप तीर के नीचे भी दिखा सकते हो, जैसे जो साइड प्रोडक्ट होता है उसे यहाँ दिखा सकते हो आप -H2O, या फिर यहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हो +H2O बाद में साइड प्रोडक्ट को। मेन प्रोडक्ट आया C2H5Br, C2H5Br। बताओ ये इथाइल ब्रोमाइड ही तो है जो हमें बनाना था, इथाइल ब्रोमाइड है बेटे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इथाइल ब्रोमाइड को, एक तरीका तो ये है। अब मैं आपको बता रहा बेटे, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 इसलिए लिया है जल को अवशोषित करने के लिए या रिमूव करने के लिए। आपको मैंने सिखा रखा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक निर्जली कारक है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो जल को अवशोषित कर देता है। तो जल को इसने H2O को रिमूव करने के लिए हमने इस रिएक्शन में यूज किया है कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका इथाइलिन होता है ना बेटा, इथाइलिन, इथाइलिन को आप एक काम करो C2H4 लिख दो। इथाइलिन पर रिएक्शन करनी है हमें HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया द्वारा। यदि आप इथाइलिन पर HBr का रिएक्शन कराओगे तो भी आपको C2H5Br मिलेगा। जैसे इथाइलिन का फार्मूला C2H4 होता है, C2H4 को हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन है। और इसके ऊपर यदि आपने रिएक्शन HBr का करा दिया तो ऐसा रिएक्शन मैंने आपको सिखा रखा है कि आपको पता है प्लस माइनस ऐसे टूटेंगे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, और इसमें से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H जुड़ेगा और एक तरफ Br जुड़ेगा, और हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। या फिर आप इसे लिख सकते हो, देखो कार्बन कितने हैं, 2, C2, हाइड्रोजन 3 और 2 5, C2H5Br। बताओ इथाइल ब्रोमाइड बना है या नहीं बना है? बन गया इथाइल ब्रोमाइड। एक तरीका ये है। वैसे तो मैंने बहुत सारे तरीके आपको लगभग 10-11 तरीके सिखा रखे हैं RX बनाने के, पर उन 10-11 तरीकों में से मैं यहाँ कुछ तरीके ही आपको बताऊंगा। वैसे मैंने सिखा रखे हैं RX बनाने की विधियां, तो पूरा एक वीडियो मिलेगा आपको बेटे, उसमें पूरे वीडियो में RX यानी एल्काइल हैलाइड ही हम बना रहे हैं। एक तीसरा तरीका आप ध्यान रखोगे, इथेन जो होता है ना, इथेन, इथेन जिसे आप कहते हो C2H6, इथेन के ब्रोमीनीकरण द्वारा, ब्रोमीनीकरण, देखो इथेन ऐसा ही तो होता है बेटे C2H6। यदि आप इसके ऊपर रिएक्शन कर दोगे ब्रोमीन की, चलो इसे ऐसे लिखूं मैं जिससे आप आसानी से समझ जाओ, C2H6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं C2H5H, रिएक्शन करा रहे इसका ब्रोमीन के साथ, किसके साथ बेटे, ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन करा रहे और सनलाइट की उपस्थिति में करा रहे। तो आपको पता है यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, तो ये निकल गया -HBr और मेन प्रोडक्ट आया आपका इथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से भी आप इथाइल ब्रोमाइड बना सकते हो। ठीक है बेटे, चलो अच्छा, नंबर 4 पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, लिख लिया मैंने इंपॉर्टेंट, और हेडिंग लिख ली प्रयोगशाला विधि। इसे समझ लेना ध्यान से, प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। तो प्रयोगशाला में यदि आपको C2H5Br बनाना है तो कैसे बनाओगे बेटे? इथाइल अल्कोहल लोगे और कंसंट्रेट H2SO4 लोगे और उसे KBr के साथ गर्म करोगे। मतलब हमने लिखा है इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4, इथाइल अल्कोहल में कंसंट्रेट H2SO4 को KBr के साथ गर्म करने पर लिख दूं, गर्म करने पर
C2H5Br प्राप्त होता है। ठीक है बेटे, बिल्कुल वही रिएक्शन है जो मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, देखो एल्कोहल HBr की जगह हमने क्या ले लिया, KBr ले लिया, और कंसंट्रेट H2SO4 है। इस रिएक्शन को आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो आपने लिया था KBr, ये लिख दिया पोटेशियम ब्रोमाइड, है पोटेशियम ब्रोमाइड, तीन चीज है, इथाइल अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 है, और KBr है। तो KBr की रिएक्शन पहले H2SO4 के साथ होती है इस तरह। देखियो बेटे H2SO4 ही तो लिख रहा हूं मैं, H2SO4। तो यहां से तो Br और यहां से H, क्या निकल गया ये HBr, और मेन प्रोडक्ट आया KHSO4, KHSO4, और क्या बना HBr। ये HBr ही हमारे काम की चीज है जो साइड प्रोडक्ट है, यहाँ HBr बन गया। अब क्या होता है, आपने KBr और H2SO4, KBr और H2SO4 तो यूज कर लिया, क्या नहीं यूज करा, इथाइल अल्कोहल। तो हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे C2H5OH, ये तो इथाइल अल्कोहल है, और इसका रिएक्शन इसके साथ होगा जो बना था साइड प्रोडक्ट HBr के साथ। देखो जरा ध्यान से, C2H5OH का रिएक्शन HBr के साथ। तो जब HBr के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या निकलेगा, ये H2O निकलेगा, और H2O निकलने के साथ साथ यहां लिख दूं मैं, साइड प्रोडक्ट तो है H2O, मेन प्रोडक्ट है C2H5Br, C2H5Br। तो इस तरीके से आप दो स्टेप में इस रिएक्शन को लिख कर आ सकते हो। और यदि आपको एक रिएक्शन लिखना है ना, तो आप इन दोनों स्टेप को जोड़ दो। यदि आप इन दोनों स्टेप को जोड़ोगे तो HBr इधर से और उधर से कट जाएगा, जो बचेगा वो लिखना है। मेन चीज क्या है, C2H5OH, ठीक है, और क्या है KBr प्लस KBr, और क्या है लेफ्ट साइड में H2SO4। H2SO4 को अब तो ऐसे लिख दूं बेटे, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना, C2H5Br बना प्लस KHSO4 बना प्लस एक ये चीज है H2O बना। तो आप चाहे तो दो स्टेप में ऐसे लिखिए और रिएक्शन, फिर उन्हें जोड़ के दिखा दो। और यदि आपको रट्टा मारना है तो आप केवल इस रिएक्शन में रट्टा मार सकते हो, ठीक है, यदि आपको शौक है रट्टा मारने का। तो ये प्रयोगशाला विधि है। अब इसका सचित्र वर्णन करेंगे हम, ठीक है बेटे। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम करेंगे विधि का सचित्र वर्णन, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो यहाँ हमने लिया है एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क, और गोल पेंदी वाले फ्लास्क को हमने रख रखा है बालू उष्मक पर। ये एक नीचे जो आपको तस्तरी नजर आ रही है, इसके ऊपर भरा हुआ है बालू, और बालू उष्मक के नीचे लगा हुआ है बर्नर। आप गोल पेंदी वाले फ्लास्क में एक तो लोगे C2H5OH मीन्स इथाइल अल्कोहल, एक लोगे कंसंट्रेट H2SO4, और एक लोगे KBr। इन तीनों को आप गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लेके बालू उष्मक की सहायता से गर्म करोगे। गर्म करने से आपको बेटे C2H5Br की वाष्पें प्राप्त होंगी। यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ हमें प्राप्त होंगी C2H5Br की वाष्प, इथाइल ब्रोमाइड की वाष्प हमें प्राप्त होती है। और बेटे इथाइल ब्रोमाइड की वाष्पों को हम क्या करते हैं, एक जल संघनित्र है हमारे पास, जल संघनित्र की सहायता से C2H5Br की वाष्पों को हम ठंडा करते हैं, और ये वाष्पें ठंडा होकर द्रवीभूत हो जाती हैं, या लिक्विफाई हो जाती हैं, या द्रवित हो जाती हैं, और एक गाढ़े तेलीय द्रव के रूप में इस ठंडे जल में बर्तन की तली में एकत्र होती रहती हैं C2H5Br, ठीक है, उसकी द्रव अवस्था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको इस उपकरण को तैयार करना पड़ेगा यदि आपको लैब में बनाना है क्या, C2H5Br। बस सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहां लिख रहा बेटे में, एक गोल पेंदी वाले
फ्लास्क में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या क्या चीज भर रखी? C2H5OH, यही लिख दूं, C2H5OH कॉमा कंसंट्रेट H2SO4 तथा तीसरी चीज क्या है बेटे? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड को लेकर बालू ऊष्मक, इसे सैंड बाथ भी कहते हैं, सैंड बाथ, बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं। बेटे बालू ऊष्मक पर हमेशा उसे गर्म किया जाता है जिसे आपको 100 डिग्री सी से ज्यादा ताप पर गर्म करना हो और बर्तन को एक समान रूप से गर्म करना हो। ठीक है, आपके पास दो तरह के ऊष्मक होते हैं, एक तो होता है जल ऊष्मक, एक होता है बालू ऊष्मक। बच्चों को कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि सर जल ऊष्मक का प्रयोग हम कब करते हैं और बालू ऊष्मक का प्रयोग हम कब करते हैं। इसका जवाब पता क्या है बेटे? इसका जवाब है कि आप जल ऊष्मक का प्रयोग केवल तब करोगे जब आपको फ्लास्क के अंदर भरे गए पदार्थों को 100 डिग्री सी से कम ताप तक गर्म करना हो। क्योंकि जब आप इस बर्तन में जो नीचे रखा हुआ है फ्लास्क के, इस बर्तन में यदि आपने पानी भर दिया तो हम इसे जल ऊष्मक कहेंगे। ये बर्नर पहले उस पानी को गर्म करेगा और पानी गर्म करेगा फ्लास्क के अंदर रखे गए मटेरियल को। और आपको पता है कि पानी 100 डिग्री सी से अधिक ताप पर गर्म नहीं हो सकता है यदि हम सामान्य बातों के बारे में समझें। ठीक है, हम अणु संख्या गुणधर्म को एक तरफ उठा के रख दें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक तरफ उठा के रख दें, तो सबको पता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। तो यदि आपने इस बर्तन में रेत की जगह क्या भर दिया? पानी, तो वो पानी अधिकतम 100 डिग्री सी तक गर्म हो पाएगा और जो फ्लास्क के अंदर आपका मटेरियल होगा वो भी अधिकतम 100 डिग्री सी तक ही गर्म हो पाएगा। तो यदि फ्लास्क में भरे गए मटेरियल को आपको मैक्सिमम 100 डिग्री सी तक हीट अप करना है तो आप जल ऊष्मक यानी वाटर बाथ का प्रयोग करोगे। पर यदि आपको फ्लास्क में रखे गए मटेरियल को मोर देन 100 डिग्री सी यानी 100 डिग्री सी से अधिक ताप पर गर्म करना है और तेजी से गर्म करना है और एक समान रूप से गर्म करना है, तो आप इस प्याले में, इस बर्तन में, इस तस्तरी में नीचे जो रगा रखी है इसमें भरोगे रेत या बालू। बालू माने रेत ही तो होता है। तो आप बालू ऊष्मक का प्रयोग करते हो और बालू ऊष्मक को आप कह सकते हो सैंड बाथ। ठीक है बेटे, क्या कह सकते हो? सैंड बाथ। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने करा C2H5OH कंसंट्रेट H2SO4 और KBr को लेकर बालू ऊष्मक पर हम क्या कर रहे हैं बेटे? गर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहां लिख रहा मैं, जिससे C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड की वाष्पें प्राप्त होती हैं। वाष्प लिख दूं खाली है बेटे, वाष्प प्राप्त होती है जिसे, अब ये वाष्प कहाँ जा रही बताइए जरा? जल संघनित्र में ही तो जा रही बेटे, वाटर कंडेंसर में, जिसे जल संघनित्र या वाटर कंडेंसर भी आप लिख सकते हो। जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके, जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं, लिक्विफाइड कर लेंगे या द्रवीभूत कर लेंगे हम। ठीक है, अब जब द्रवित कर लेंगे अतः अशुद्ध C2H5Br एक गाढ़े तेलीय
द्रव के रूप में ठंडे जल में बर्तन की तली में, ठंडे जल में और बर्तन की तली में एकत्र हो जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपने द्रवित उसे कर लिया और वो द्रव जो है वो तेलीय द्रव है, गाढ़ा है, तेलीय है, बर्तन की तली में इकट्ठा होगा। ठंडे पानी में इकट्ठा इसलिए कर रहे कि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो अपघटित हो सकता है, इसलिए ठंडे जल में हमने उसे एकत्र करा। अतः अशुद्ध इथाइल ब्रोमाइड एक गाढ़े तेलीय द्रव के रूप में ठंडे जल में बर्तन की तली में एकत्र हो जाता है। जो हमारा रिसीवर है, ग्राहक पात्र है, उसमें हम ठंडा जल इसलिए भर रहे हैं कि आपका जो C2H5Br है उसका टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो वो अपघटित हो सकता है दूसरे पदार्थों में। ठीक है। और जल का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जल में वो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, दोनों के घनत्व में अंतर है। बर्तन की तली में बैठ जाएगा, यहाँ तली में, यहाँ बैठ जाएगा बर्तन की तली में, क्योंकि गाढ़ा है, घनत्व ज्यादा है। तो यहाँ आपको मिलेगा अशुद्ध C2H5Br। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बेटे? आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो C2H5Br है इसे अलग कैसे करेंगे। इसे आप निथार कर अलग कर सकते हो या पृथककारी कीप से अलग कर सकते हो। यानी कि एक ब्यूरेट में भरो इस सारे मटेरियल को, और ब्यूरेट में जब भरोगे तो C2H5Br फिर नीचे बैठ जाएगा ब्यूरेट में, और ब्यूरेट का चिमटी या पेच जो भी आपका ब्यूरेट लैब में आपके पास अवेलेबल है, उसे ब्यूरेट को आप जब उसकी चिमटी को या उसके पेच को ढीला करोगे या चिमटी को दबाओगे तो नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा C2H5Br, अशुद्ध C2H5Br। मैं यहां लिख दूं, जिसे पृथककारी कीप द्वारा, पृथककारी कीप ब्यूरेट ही है बस, ब्यूरेट पृथककारी कीप द्वारा अलग कर लेते हैं। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको। ये जो मटेरियल है ना, इस सारे मटेरियल को हम इस तरह के ब्यूरेट में भरेंगे, एक स्टैंड में लगा लेंगे इस ब्यूरेट को। ऐसा उपकरण आपके लैब में जरूर होगा, और यहाँ लगा होगा, उसमें कोई चिमटी लगा होगा या फिर कोई पेंच लगा होगा, और नीचे रखेंगे हम एक बर्तन। क्या करेंगे, जब इस सारे मटेरियल को, पानी को, ठंडा पानी है और अशुद्ध C2H5Br है, जब इसमें भरोगे ना आप, तो C2H5Br भारी होने के कारण, घनत्व इसका ज्यादा होने के कारण ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये नीचे जो है वो तो C2H5Br आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा पानी पानी। ठीक है। अब आप पेज को ढीला करोगे, मान लो यहाँ तक है C2H5Br, पेज को ढीला करोगे तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और जब ये यहाँ तक गिर जाए ना, ये वाली लाइन यहाँ आ जाए तो बंद कर देना और इसे हटा देना, और इसके ऊपर लिख देना मार्कर से C2H5Br है और अशुद्ध है। ये जो उपकरण मैंने यहाँ बनाया है ना, ये पाइप का बड़ा सा, इसे कहते हैं ब्यूरेट। क्या कहते हैं? ब्यूरेट। लैब में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटे। अब एक चीज समझ लो, अच्छा आप, ये जो आपके पास C2H5Br आपको मिला है, यहाँ जो मिलेगा आपको वो अशुद्ध होगा, अशुद्ध C2H5Br होगा। यहाँ भी तो लिखा बेटे अशुद्ध C2H5Br। ये जो अशुद्ध C2H5Br आपको मिलेगा ना, इसे यदि आपको शुद्ध करना है तो शुद्ध C2H5Br प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसे का मतलब किसे? C2H5Br को Na2CO3 व
निर्जल CaCl2 में प्रवाहित करते हैं। मतलब ये दो चीज ध्यान रखनी है आपको, सोडियम कार्बोनेट से धो दो इसे और कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम क्लोराइड से सुखा दो। इसका काम पता क्या है, मैं यही लिख दूं, इसमें जो है आप क्या करोगे, Na2CO3 से धोने का काम करोगे, धोना है, यानी कि इसके विलयन में धोना है। और इससे क्या फायदा होगा, माइनस, यानी बाहर निकल जाएंगी अम्लीय अशुद्धियां, जैसे HBr। भाई HBr की अशुद्धि है, इसमें अम्लीय अशुद्धि होगी। हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो एक एसिड है। यदि आपका C2H5Br में यहाँ लिखवा रहा कि अशुद्ध है, तो समझ जाओ इसमें HBr की अशुद्धि है ही है, पक्का है HBr की अशुद्धि। और HBr क्या है, एसिड। एसिड को कौन खत्म करेगा, बेस। और सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट है, सबको पता है। Na2CO3 को यार पानी में घोल के तो देखो, बेस ही तो है। हमारी माताजी रोज ऐसा ही तो करती हैं, कपड़े धोने का जो वॉशिंग पाउडर होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ही तो होता है, वॉशिंग पाउडर, धावन सोडा। और उसे जब पानी में घोलती हैं तो सॉल्यूशन जो बनता है वो बेसिक बनता है। बेसिक क्या बनता है, क्षारीय। तो Na2CO3 में धोना है, यानी कि इसके विलयन में आप उसे प्रवाहित करोगे, उसे धोओगे, उसे मिलाओगे सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में। ऐसा करने से माइनस हो जाएंगी एसिडिक इम्प्योरिटीज, अम्लीय अशुद्धियां, जैसे HBr। और बेटे ये यहाँ लिखा कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, इसका काम पता क्या है, इसका काम है सुखाना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जैसे कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका काम सुखाना है। ये क्या करेगा, जब आपने सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, माने सरफ के घोल में, जब आपने इसे धो दिया तो HBr यानी एसिडिक इम्प्योरिटीज तो रिमूव होगी, ये बात तो पक्की है। पर एसिडिक इम्प्योरिटीज रिमूव होने के साथ साथ वो जो आपका C2H5Br है उसमें थोड़ी बहुत ही नमी भी तो आ जाएगी, उसमें पानी भी तो आ जाएगा। उस नमी या पानी को अलग करने के लिए, माने सुखाने के लिए, आप निर्जल CaCl2 का प्रयोग करोगे। ठीक है बेटे, इस चीज को ध्यान रखना है सब बच्चों को। तो ये होगी हमारी प्रयोगशाला विधि, और इसका सचित्र वर्णन हमने कर दिया। अब हम अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं, भौतिक गुण। अब हम भौतिक गुण सीखेंगे बेटे, C2H5Br के भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहले आपको सीखना है, यह रंगहीन होता है बेटे, रंगहीन। और एक खासियत यह है कि ये मीठी गंध वाला होता है, रंगहीन कोमा मीठी गंध वाला, मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है। इसीलिए इसे ठंडे पानी में हमने इकट्ठा किया था कि इसका टेम्परेचर बढ़ के वाष्पित ना हो जाए या अपघटित ना हो जाए। नंबर 2, दूसरी बात, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। वे जल में अघुलनशील, जब तो जल में इकट्ठा करा था इसे, क्योंकि जल में घुलना तो है ही नहीं इसे। जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। जल में इसे घुलना नहीं है, इसीलिए जल में कहा था, नीचे बैठा हुआ था। नीचे बैठने का कारण तो इसका था घनत्व अधिक होना। पर मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था Rx को, तो यहाँ समझाया था कि Rx जितने भी हैं पानी में कम घुलनशील हैं या फिर अघुलनशील हैं। उसका कारण यहाँ होता है, बहुत सारे कारण, मैंने 3-4 कारण वहां बताए थे। घनत्व भी बताया था कि घनत्व भी इसका कारण है, और बताया था कि कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायकों में ही घुलते हैं और अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक विलायकों में ही घुलते हैं, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे में तैसा। ठीक है,
या समान समान को घोलता है। अच्छा बेटे, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसका क्वथनांक, वैसे मैंने एक कारण और बताया था वहां, एक कारण बताया था पोलैरिटी को लेके, ध्रुवीयता को लेके, कि किसकी ध्रुवीयता, पानी की ध्रुवीयता तो बहुत ज्यादा है, पानी की ध्रुवीयता बहुत ज्यादा है, तो और ये जो आर एक्स हैं इनकी ध्रुवीयता या पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण ये घुल नहीं पाते हैं कहाँ, पानी के अंदर। तो यहाँ ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी भी एक रीजन है, डेंसिटी यानी घनत्व भी एक रीजन है ना घुलने का, और बेटे नेचर भी है। नेचर माने ऑर्गेनिक, भाई आर एक्स क्या है, ऑर्गेनिक, और H2O क्या है, इनऑर्गेनिक। दोनों का नेचर अलग अलग है। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसके, हमने भौतिक गुण तो कर लिए, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पढ़ेंगे बेटे हम रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में सबसे पहले हमने हेडिंग लिख रखा है Br2 यानी ब्रोमीन से क्रिया। आप Cl2 से भी कर सकते हो, Br2 से भी, I2 से भी, बस सभी हैलोजनों में से एक हैलोजन हमने यहाँ ले लिया है Br2। रिएक्शन मैंने आपको सिखा रखी है पहले से भी, पर फिर भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मान लो आपके पास C2H5Br है और इसका रिएक्शन आप करने जा रहे हो Br2 से। आपको पता है सनलाइट यहाँ होगी, लिख दो H न्यू, क्या होगा, एक H एक Br, 5 H है ना, एक H एक Br, ये निकल जाएगा माइनस का HBr। प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H तो 4 बचेंगे ना, और Br पहले एक था, एक नया Br आ जाएगा, C2H4Br2, ठीक है। अब यदि मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर फिर दोबारा ब्रोमीन का रिएक्शन कराओ, चलो वहीं लगा दूं एरो का निशान, इसके ऊपर फिर दोबारा से आपको रिएक्शन कराना है Br2 का, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, ये निकल जाएगा HBr, और मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा C2H3Br3, ठीक है। इसके ऊपर तो फिर रिएक्शन हो सकता है ब्रोमीन का, Br2 का। अभी तो 3 H बच रहे, एक H एक Br, ये निकल गया HBr, मेन प्रोडक्ट आया C2H2Br4, यानी कि हाइड्रोजन तो हम एक एक करके घटा रहे हैं और Br एक एक करके बढ़ा रहे हैं, बस इतना बात ध्यान रखना है आपको। अभी तो फिर दोबारा रिएक्शन हो जाएगा इसके ऊपर Br2 का, और रिएक्शन हो जाएगा तो फिर एक HBr निकलेगा। अब बताओ, C2 के साथ एक H बचा और Br 4 थे, अब हो गए बेटे 5। अब फिर दोबारा से इसके ऊपर Br2 का रिएक्शन हो जाएगा, बचा हुआ H और यहाँ से एक Br, HBr फिर निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा C2Br6, यानी कि सारे हाइड्रोजन एटम हमने एक एक करके हटा दिए हैं, और उन हाइड्रोजन एटम की जगह जो एक हाइड्रोजन एटम हटेगा उसकी जगह क्या आएगा, ब्रोमीन का परमाणु आएगा, ठीक है बेटे। इस तरीके से रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख के आनी है बेटे। इसका नाम था ब्रोमोइथेन या मोनोब्रोमोइथेन, ये डाई ब्रोमोइथेन हो जाएगा, ये ट्राई ब्रोमोइथेन, टेट्रा ब्रोमोइथेन, पेंटा ब्रोमोइथेन, हेक्सा ब्रोमोइथेन। इसे आप कह सकते हो हेक्सा ब्रोमोइथेन, क्या कह सकते हो, हेक्सा ब्रोमोइथेन, ये बेटे हेक्सा ब्रोमोइथेन है। अच्छा दूसरा देखो, चलो गुण दूसरा, अब हम सीखेंगे अपचयन। अपचयन, अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, रिडक्शन। तो अपचयन में आपको कैसे समझना है, ध्यान से देखियो जरा। मैंने लिखा यहाँ C2H5Br, हालांकि ये सारी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा रखी है बेटे, पर जब हम एक टॉपिक को लेके चल रहे तो मैंने सोचा फिर दोबारा एक बार इन्हें रिवाइज करा दूं। यदि आप नवजात हाइड्रोजन का प्रयोग करोगे, यहाँ नवजात हाइड्रोजन मान लो Zn/HCl से हमने प्राप्त की है, मैंने आपको बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट सिखाए हैं, बहुत सारे अपचायक सिखाए हैं। उन बहुत सारे अपचायकों में एक अपचायक है, जिंक के ऊपर HCl डाल दोगे तो नवजात हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा, और ये 2H इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, क्या बनेगा बताओ, C2H6, देखो H6 बन गया, और साथ में क्या बना बताओ, प्लस करके यहाँ लिख दूं,
क्या बना, HBr। C2H6 का नाम बता सकते हो क्या है, 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एथेन है, इसलिए जगह छोड़ी थी मैंने वहां नाम लिखने के लिए। तो इस तरीके से रिएक्शंस बेटे आपको करनी आनी चाहिए। अब हम सीखेंगे सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया बेटे, सोडियम से क्रिया का एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन। और मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी वैज्ञानिक का नाम आता है तो वो क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है, RH, और हमारा RH है C2H5Br। इथाइल ब्रोमाइड लो, 2 सोडियम लो, और यहाँ भी इथाइल ब्रोमाइड को उल्टा करके लिख दो, लो C2H5Br, और एरो के ऊपर लिख दो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो क्या होगा यहाँ बताओ, ये Br और दोनों Na और ये वाला Br ये निकल जाएंगे एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट C2H5 और C2H5 अलग अलग करके लिख दो या इकट्ठा ही लिख दो ना, C4H10, और 2 Na है 2 Br है, साथ में 2 NaBr बनेगा। नाम पता है ना कितने कार्बन है, 4 हैं तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन बना। और ये हमारे पास क्या था, इथाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से होती है वुड्स रिएक्शन। नंबर 4 पे हम सीखेंगे बेटे, नंबर 4 पे हम सीखेंगे जिंक से क्रिया, Zn से क्रिया। अच्छा, इसका भी नाम मैंने आपको सिखा रखा, क्या सिखा रखा, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया या रिएक्शन। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किस तरह होती है, याद आ गया होगा आपके बेटे, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं है, यहाँ देखो जरा, मैंने बताया था कि आप RH लो, RH, और बीच में लो जिंक, और इधर भी RH लो, तो इथाइल ब्रोमाइड पे ही तो दिखानी है मेरी रिएक्शन। ठीक है बेटे, क्या होगा, यहाँ से Br, बीच में से जिंक, और इधर से Br, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसी वुड्स रिएक्शन होती है। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, ब्यूटेन बन गया, ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड बना है, यहाँ पर क्या बना है, जिंक ब्रोमाइड। ये होगी हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब हम नंबर 5 पे आगे बेटे, नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक KOH से क्रिया। बताओ समझाया था या नहीं, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कैसे होती है कि आपके पास मान लो CH3 CH2Br, यदि आप इसका रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, ये निकल जाएगा HBr, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ 2 कार्बन है तो H और डबल बॉन्ड है तो E, इसका नाम एथीन है। ठीक है, या फिर आप इसे इथाइलिन भी कह सकते हो, हिंदी में तो एथिलीन लिखा होता है, एथिलीन। C2H4 गैस है ना बेटे, कौन सी गैस है, C2H4 गैस है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अब हम समझेंगे एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, देखो ये है हमारे पास C2H5Br और ये है पोटेशियम साइनाइड, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया AlC माने एल्कोहलिक। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से Br और यहाँ से K निकल जाएगा ये। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cn प्लस साइड प्रोडक्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये तो पता है, C2H5 माने इथाइल और Cn माने साइनाइड, ध्यान रखोगे ना, इथाइल साइनाइड बना है। ये क्या है, इथाइल साइनाइड ऊपर लिख दूं मैं, इथाइल साइनाइड
या आप कह सकते हो साइनो इथेन। इथाइल साइनाइड नहीं कहते तो साइनो इथेन भी कह सकते हो। अच्छा, अब देखो एक और रिएक्शन, जलीय, जलीय माने एक्वस, जलीय AgCN सिल्वर साइनाइड से क्रिया। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि यदि सिल्वर साइनाइड आपने ले लिया और एक्वस ले लिया तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लो स्टार लगा दिया यहाँ। C2H5Br है और आपने यहाँ लिया है AgCN सिल्वर साइनाइड है और ले लिया ब्रैकेट में लिख दिया एक्वस। ध्यान से समझेंगे सब। तो बस एक चीज मैंने आपको वहां भी सिखाई थी और यहाँ भी सिखा रहा, हमेशा याद रखना कि जब भी सिल्वर साइनाइड से आप रिएक्शन करते हो तो साइनाइड नहीं बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, यानी C2H5NC बनेगा, C2H5NC। बस ये चीज ध्यान रखना है सिल्वर साइनाइड के केस में। साइड प्रोडक्ट तो निकल जाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, पर दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ KCN है, यहाँ AgCN है, वहाँ एल्कोहलिक है, यहाँ एक्वस है। ये अंतर आपको ध्यान रखना है बेटे, ठीक है। मतलब ये यदि इथाइल साइनाइड है ना तो इसका नाम होगा, ऊपर ही लिखूं नीचे तो कभी दिखाई ना दे आपको, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये बेटे इथाइल आइसोसाइनाइड है ये, यहाँ NC है, वहां CN है, यहाँ KCN के साथ रिएक्शन था, यहाँ AgCN, एल्कोहलिक KCN था, एक्वस AgCN है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटे। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे बेटे AgNO2 से क्रिया। इससे क्रिया कैसे करता है C2H5Br। देखो ये लिखा हमने C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, और ये लिखा हमने AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। तो जब ये रिएक्शन होती है बड़ी सिंपल है, आपको समझ में आ रही होगी एकदम। ये बनेगा C2H5NO2, जिसे आप कह सकते हो नाइट्रो, 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इस तरीके से AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है। अब हम आगे नंबर 9 पे, और नंबर 9 में हमें पढ़ना है एल्कोहलिक NH3 से क्रिया। एल्कोहलिक अमोनिया से कैसे क्रिया करता है इथाइल ब्रोमाइड। एल्कोहलिक NH3 का मतलब समझ रहे, अमोनिया को घोल रखा है एल्कोहल के अंदर। यदि हम कहीं शब्द प्रयोग करते हैं एक्वस NH3, इसका मतलब अमोनिया को घोल रखा है, अमोनिया को किसमें, पानी के अंदर। यदि पानी में घोल देते हो किसी पदार्थ को तो एक्वस, और यदि अल्कोहल में घोल देते हो तो एल्कोहलिक, ठीक है बेटे। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। देखो C2H5Br का हमें रिएक्शन देखना है एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो बताओ NH3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं। देखो NH3 एल्कोहलिक है, एक काम करो यही लिख लो आप ALC, फिर तीर का निशान लगाओ, यहां से Br निकाल लो और यहां से H निकाल लो। NH3 लिखा है बेटे, देख लो ध्यान से चाहे। C2H5NH2 यही तो बनेगा। नीचे नाम लिखना चाहिए, मैं बराबर में इसलिए लिख रहा हूं मुझे ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाए बोर्ड पे लिखने की। बताओ कौन सा एमीन है, 2 कार्बन वाला है, इथाइल एमीन। साइड प्रोडक्ट बताओ क्या बना, साइड प्रोडक्ट बना हमारा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बताओ इस रिएक्शन को कर लोगे क्या आप, कर लोगे इस रिएक्शन को। नंबर 10 पे आ जाओ आप। एक्वस यानी जलीय NaOH से क्रिया, बहुत आसान है ये तो। जलीय NaOH से क्रिया, C2H5Br प्लस NaOH, ये लिख दिया। NaOH कैसा है, एक्वस। कर दोगे रिएक्शन,
अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे रिएक्शन करने में, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। मेन प्रोडक्ट क्या बना? C2H5OH। नाम बताओ? इथाइल एल्कोहल। अपना नाम नहीं बताना, इसका बताना कि यहाँ क्या बना। कभी अपना नाम बता दो आप। आपका नाम तो मुझे पता चल ही जाता है जब आप कमेंट करते हो। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे? NaBr। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे बच्चों का मतलब आप। अच्छा, इथाइल अल्कोहल को आप इथेनॉल भी तो कह सकते हो, इथेनॉल। नंबर 11, आप एल्कोहलिक NaOH से क्रिया करो। अभी वैसे मैंने कराया था इस रिएक्शन को, एल्कोहलिक KOH से कराया था। तो KOH और NaOH भाई तो हैं दोनों। देखो CH3 CH2Br, यही तो है CH3 CH2Br। और एरो के ऊपर लिख दिया मैंने एल्कोहलिक NaOH। चाहे एल्कोहलिक NaOH ले लो या एल्कोहलिक KOH ले लो, डेल्टा भी लिख दूं। आपको पता है एल्कोहलिक NaOH या KOH क्या निकालते हैं? HX। यहां से निकल जाएगा HBr और मेन प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यही नहीं आएगा क्या? यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Br, तो बीच में तो डबल बॉन्ड आना ही है। इसका नाम है एथीन या इथाइलिन। सामान्य नाम इसका इथाइलिन है, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। अच्छा, इस रिएक्शन को देखना जरा, कर लोगे क्या? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। मतलब इन रिएक्शंस को एक क्रम में याद नहीं करना होता है कि पहले मुझे इसकी क्रिया करानी, फिर इसकी करानी, फिर इसकी करानी, फिर इसकी करानी। ऐसे नहीं याद रखना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड का जलीय NaOH से क्रिया कराया जाता है। वहां आपको बताएगा किसकी किससे क्रिया करानी है या किससे क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, और अभिक्रियाएं पूर्ण करो। इन चीजों को करने के लिए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन को रटना नहीं है कि आप पहले नंबर पे ये रिएक्शन है जी, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है। ऐसे नहीं रटना है, सिर्फ समझना है आपको कि भाई इसने इसके साथ रिएक्शन करी तो कैसे होगी रिएक्शन, क्या बनेगा। तो अब हमें देखना है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। ये मैंने ले लिया C2H5Br, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा जिससे आसानी से समझ में आ जाए। C2H5Br के दो अणु लिए और ये ले लिया Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। अब आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों Br और दोनों Ag निकलेंगे यहाँ से। यहाँ लिख दूं तो क्या बनेगा फिर? C2H5O C2H5 C2H5O C2H5, यही तो बनेगा। और दो Ag हैं, दो Br हैं, यहाँ लिख दूं 2AgBr साइड प्रोडक्ट। अब इसका नाम क्या है बेचारे का? इसका नाम है इथाइल इथाइल ईथर, या फिर आप कह सकते हो डाई इथाइल ईथर। इसका नाम बेटे डाई इथाइल ईथर है। वैसे आप इथाइल इथाइल ईथर कह दोगे जब भी, कोई पाप नहीं कर दोगे आप, जब भी ठीक है। ठीक है बेटे। नंबर 13, और यदि आप इथॉक्सी इथेन कर दोगे तो फिर तो यूं समझ लो हमारे ऊपर एहसान चढ़ा दोगे आप, यदि आपने इसका नाम इथॉक्सी इथेन कह दिया तो, क्योंकि वो IUPAC में है ना। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से क्रिया, बहुत आसान सी रिएक्शन है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। C2H5Br है ना बेटे, यदि ये मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो बनेगा, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, बीच में आ जाएगा एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, C2H5MgBr। बस कोई दिक्कत है ही नहीं, मैग्नीशियम की संयोजकता तो 2 होती है तो बीच में तो एडजस्ट हो सकता है। इसे कहते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैंने बता रखा है आपको। इसे कहते हैं ग्रिगनार्ड। भाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में भी कौन सा है?
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, लिख दूं मैं नाम यहाँ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बेटे। मतलब वैसे तो सामान्य रूप से आप इसे ग्रिग्नार्ड कह सकते हो, और ग्रिग्नार्ड में भी कौन सा है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जगह नहीं बची, स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हमें देखनी है बेटे बेंजीन तथा AlCl3 से क्रिया। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और इसे कह सकते हो आप फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं का एक प्रकार है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण नाम से जाना जाता है। तो ये तो बेंजीन है, बेंजीन मैंने ये बना दी, देखते रहियो ध्यान से जरा, ये बनाया बेंजीन। एक हाइड्रोजन दिखा दूं इसका, हर जगह CH 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 है, एक दिखा दिया। हम पढ़ रहे हैं बेटे C2H5Br, तो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन इसके ऊपर होता है, और यहाँ AlCl3 होता है उत्प्रेरक का कार्य करने वाला पदार्थ। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा Br। देखो जरा ध्यान से, यहाँ से H निकला और यहाँ से Br, ये हमने साइड प्रोडक्ट लिख दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और मेन प्रोडक्ट बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या आ गया बेटे, बेंजीन रिंग के टॉप पे आ गया C2H5। तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है, C2H5, और इसे C2H5 को आप कह दो इथाइल, इथाइल बेंजीन आप इसे कह सकते हो, यौगिक को क्या कह सकते हो, इथाइल बेंजीन। ठीक है बेटे, तो ये अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है। अब इसका उपयोग भी देख लो, इथाइल ब्रोमाइड का उपयोग हम मुख्य रूप से कहाँ कहाँ करते हैं दैनिक जीवन में। सबसे पहला उपयोग तो इसका होता है बेटे औषधियों के निर्माण में। किसके निर्माण में, औषधियों के, औषधियों के निर्माण में। औषधि तो पता है आपको, मेडिसिन, दवाई। नंबर 2, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक व कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक व कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तीसरा जो है बेटे टेट्रा इथाइल लेड, ब्रैकेट में लिख दूं TEL के नाम से इसे जानते हैं सब बनाने में। पेट्रोल के अंदर डालती हैं कुछ कंपनियां इसे, एंटी नॉकिंग एजेंट है TEL, ठीक है। एंटी नॉकिंग पढ़ाऊंगा इसे जब कहीं आया टॉपिक तो एक्सप्लेन करूंगा। नॉकिंग वैसे आपने 10th में और 11th में पढ़ा था। नॉकिंग पेट्रोल की एक अशुद्धि होती है जिसके कारण इंजन में एक विस्फोट जैसी आवाज आती है। कभी कभी आप अपना स्कूटर मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें जो विस्फोट जैसी आवाज आती है वो पेट्रोल की कमी होती है, और उस विस्फोट जैसी आवाज को हम कहते हैं नॉकिंग, या हिंदी में कहते हैं अपस्फोटन। क्या कहते हैं, अपस्फोटन। और इस नॉकिंग को खत्म करने का तरीका ये है कि पेट्रोल में TEL मिला दो, टेट्रा इथाइल लेड। उससे क्या होता है, पेट्रोल जो है नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर होता है पेट्रोल, और उसमें TEL मिलाने से ब्रांचिंग बढ़ जाती है। यदि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उसकी बर्निंग अच्छी होगी और नॉकिंग नहीं होगी, ये बात तो सही है। पर टेट्रा इथाइल लेड में लेड भी तो है बेटे, और लेड जब हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल कार बस ट्रक जो भी कुछ है उसके साइलेंसर से जब बाहर निकलेगा लेड, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा वो लेड। और लेड एक विषैला पदार्थ है सभी जीवों के लिए, चाहे में पेड़ पौधे हों चाहे में जंतु हों। तो इसलिए TEL को मिलाने से अच्छा तो तरीका यह है कि आपका पेट्रोल ही अच्छे क्वालिटी का हो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है बेटे। अच्छा, कार्बनिक संश्लेषण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कार्बनिक संश्लेषण में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस,
कुछ भी पदार्थ बनाना हो, संश्लेषित करना हो, तो उसमें भी आप बहुत सारे पदार्थों के संश्लेषण में प्रयोग करते हो। और नंबर 5 पे आप ऐसा लिखोगे जिसे आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, वो मल्टीपर्पज डोज है। वो है बेटे प्रयोगशाला में, कहीं भी लिख दियो इसे, चाहे उपयोग को, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है बेटे। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज के दोनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में क्या विभेद, क्या अंतर होता है, और C2H5Br बनाने की विधियां, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, इन 2 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, ठीक है बेटे। मैं बार बार आपसे कहता हूं बेटे, एक निश्चित क्रम में ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए, शॉर्टकट किसी को भी नहीं लेना है, हमेशा ध्यान रखना है। ईमानदारी और मेहनत से काम करना है, चाहे आप अपनी पढ़ाई कर रहे या पढ़ाई करने के बाद आप किसी भी विभाग में सेलेक्ट हो गए हो, या फिर आप किसी भी काम को कर रहे हो। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है बेटे, सिर्फ छोटा या बड़ा होता है हमारी सोच से। यदि हम अपने काम को अपने आप कहना शुरू कर देंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो उस काम में आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। और यदि आप मेहनत और ईमानदारी से काम को करोगे तो आपको आउटपुट डेफिनेटली मिलेगा, ये बात पक्की है। तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, हमेशा नेगेटिविटी को मीलों दूर भगा दो अपने से, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।